हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके चैनल प्यारे चैनल वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल पर मैं प्रफुल्ल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पेज पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको करंट अफेयर्स और इस लेक्चर का पीडीएफ लगातार मिलता रहे। दोस्तों, आज हम यूनिवर्स पर चर्चा करेंगे। हमने पिछले अपने वीडियो में ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी पर चर्चा की थी और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम ब्रह्मांड पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज आइए देख लेते हैं ब्रह्मांड का सामान्य परिचय। पृथ्वी, जिस पर हमारा निवास है, सौरमंडल का एक भाग है। मतलब जिस ग्रह पर हम रहते हैं, हमारे ग्रह का नाम है पृथ्वी, उस पर हमारा निवास है और पृथ्वी सौरमंडल का भाग है। अब प्रश्न उठता है कि सौरमंडल क्या है। दोस्तों, सौरमंडल यानी कि सूर्य का मंडल, सूर्य का एक मंडल, उसे हम सौरमंडल कहते हैं, जिसमें कई सारे प्लैनेट्स हैं, कई सारे ग्रह हैं, कई सारे उपग्रह हैं, कई सारे इसमें छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं। तो इन सब से मिलकर बनता है सौरमंडल। और सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। अब प्रश्न उठता है कि आकाशगंगा क्या है। तो दोस्तों, आकाशगंगा ग्रुप्स ऑफ स्टार है। मतलब तारों के समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिस पर हमारा सूर्य जिसका भाग है। तो अब आप समझ गए कि ग्रुप्स ऑफ स्टार को आकाशगंगा या जो है गैलेक्सी कहा जाता है। ये सभी लाखों आकाशगंगाएं मिलकर जो है एक समूह का निर्माण करती हैं, जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है। मतलब ब्रह्मांड क्या है, ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सीज है। ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सीज को हम ब्रह्मांड कहते हैं। अर्थात सूक्ष्म अणुओं, मतलब माइक्रो पार्टिकल से लेकर जाइंट गैलेक्सीज तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। मतलब विशालकाय आकाशगंगाओं तक के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। इसमें छोटे छोटे जो हमें कण नहीं दिखाई देते, अदृश्य कण हैं, वो भी हैं, और बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं जो वो भी हमें नहीं दिखाई देती। तो अब बात होती, आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। सौरमंडल संपूर्ण ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। मतलब जो हमारा सौरमंडल है वो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। दोस्तों, प्राचीन काल में ये माना जाता था कि सौरमंडल ही ब्रह्मांड है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। लेकिन आधुनिक रिसर्चेस से प्रमाणित हो चुका है कि न, सौरमंडल के बाहर भी कुछ है जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है, जिसका निरंतर विस्तार हो रहा है। क्योंकि एक गैलेक्सी के बाद दूसरी गैलेक्सी, दूसरी के बाद तीसरी गैलेक्सी, इसी तरह से तमाम गैलेक्सीज हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी के बगल में एक गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा। तो इस तरह से और भी तमाम गैलेक्सीज हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये सौरमंडल जो है, ये ब्रह्मांड जो है एक नेबुला से बना हुआ है, एक गैस के एक गुब्बारे से बना हुआ है। तो दोस्तों, इन सबको हम जो है आगे अपनी सीरीज अपने आगे वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम बिग बैंग थ्योरी यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर जिसमें हम चर्चा करेंगे, उसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सौरमंडल का 99% भाग जो है सूर्य में निहित है और शेष 1% भाग मतलब ग्रहों में निहित है। दोस्तों, अगर हम पूरे सौरमंडल को 100% मान लें तो उसमें से 99% भाग से सूर्य बना हुआ है और शेष 1% भाग द्रव्यमान जो है ये ग्रह और उपग्रह, क्षुब्ध ग्रह, ये सभी मिलकर बनाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणाएं। तो सबसे पहली अवधारणा है जियोसेंट्रिक थ्योरी यानी जियोसेंट्रिक मॉडल। तो जियोसेंट्रिक मॉडल में आपको बगल में एक फिगर दिखाई दे रही होगी, जिसमें पृथ्वी बीच में है और सभी ग्रह, सूर्य सहित सभी ग्रह जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्राचीन काल में सब सर्वमान्य अवधारणा यही थी। इसमें ये माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य सहित सभी ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। तो अब जियोसेंट्रिक नाम को देख लेते हैं। तो जियोसेंट्रिक नाम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस सेंट्रिक। तो जियो का अर्थ है पृथ्वी, सेंट्रिक का अर्थ है केंद्र। मतलब जहां पृथ्वी केंद्र में हो उस अवधारणा को जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। तो अब आइए इसके डिस्क्रिप्शन पे चर्चा करते हैं। तो जियोसेंट्रिक मॉडल एनी थ्योरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द
सोलर सिस्टम इन विच अर्थ इज एज्यूम्ड टू एट द सेंटर ऑफ ऑल। मतलब प्राचीन काल में माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है और सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु क्या है? पृथ्वी है। ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु पृथ्वी है। अब उसके बाद द मोस्ट हाईली डेवलप्ड जियोसेंट्रिक मॉडल, मतलब इस मॉडल को डेवलप करने का कार्य दूसरी शताब्दी में अलेक्जेंड्रिया के टॉलमी ने किया। मतलब अलेक्जेंड्रिया के टॉलमी ने इस थ्योरी को प्रस्तुत करने का काम किया। अब थोड़ा सा इसमें सी लिखा हुआ है। अब सी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सी क्या है। तो सी का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा तो सेकेंड सेंचुरी सीई का मतलब है, एक होती है बीसीई और एक होती है सीई। तो बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन एरा और सीई का मतलब कॉमन एरा। मतलब बीसीई हम उसको कहते हैं जो जब से शताब्दी वर्ष की शुरुआत हुई 1 ईस्वी, तब से उसके पहले के उस पहले के हिस्से को हम बीसीई कहते हैं, जिसे हम बीसी भी कह देते हैं। तो बीसी के बाद अब ये सीई है, तो मतलब सीई का तात्पर्य है कि जो ईसा पूर्व है उसके बाद का समय, यानी 1 सी, सेकंड सी, थर्ड सी, इस तरह से काउंट होता है। तो अब आपको बीसी और सीई में भी अंतर स्पष्ट हो गया। अगर बहुत अच्छे से आपको स्टडी करना है तो आप एनसीईआरटी को देख सकते हैं। इट वॉज जनरली एक्सेप्टेड, ये जो थ्योरी है ये 16वीं शताब्दी तक ये सर्वमान्य मतलब लोगों के बीच में प्रचलन में रही। और आफ्टर विच मतलब और फिर उसके बाद इस थ्योरी का जो है सुपरसीड हो गई, ये थ्योरी जो है सुपरसीड हो गई, मतलब प्रतिस्थापित हो गए। किसके द्वारा की गई? हेलियोसेंट्रिक मॉडल, जिसे कोपरनिकस ने दिया था। कोपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक मॉडल के द्वारा इसका प्रतिस्थापन कर दिया गया। अब हम इसके बाद दूसरी थ्योरी पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी इसके नाम पर पहले चर्चा कर लेते हैं। तो हेलियोसेंट्रिक भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हेलियो प्लस सेंट्रिक। तो हेलियो का ग्रीक भाषा में मतलब होता है सूर्य और सेंट्रिक का मतलब होता है केंद्र। जहाँ पर ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य हो, तो उस अवधारणा को जियोसेंट्रिक थ्योरी या जियोसेंट्रिक मॉडल या उसे हेलियोसेंट्रिक मॉडल या हेलियोसेंट्रिक थ्योरी या हेलियोसेंट्रिज्म कहते हैं। तो इस मॉडल को थोड़ा सा देख लेते हैं। इस मॉडल में है कि सूर्य बीच में है और सभी प्लैनेट्स इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो अ कॉस्मोलॉजिकल मॉडल, मतलब इसे ये कॉस्मोलॉजिकल मॉडल, कॉस्मोलॉजी हम कहते हैं ब्रह्मांड विज्ञान को। जैसे ब्रह्मांड को हम यूनिवर्स कहते हैं, उसी तरह यूनिवर्स का पर्याय जो है कॉस्मोस है। तो ब्रह्मांड की एक इंग्लिश जो है कॉस्मोस भी होती है। तो कॉस्मोस से मिलकर बना है कॉस्मोलॉजी, यानी ब्रह्मांड विज्ञान। तो अब जैसे इसमें लिखा हुआ है अ कॉस्मोलॉजिकल मॉडल इन विच द सन इज अज्यूम्ड टू लाई नियर अ सेंटर पॉइंट। मतलब इस कॉस्मोलॉजिकल मॉडल में माना गया कि सूर्य केंद्र में है और सभी ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी भी इसका जो है चक्कर लगा रहे हैं। निकोलस कोपरनिकस वाज एन एस्ट्रोनॉमर। निकोलस कोपरनिकस एक एस्ट्रोनॉमर या खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने सबसे पहले हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में बताया था और कहा था कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह और उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, जिसे मीटियोराइट्स कहते हैं, ये सभी इसके चक्कर लगा रहे हैं। तो इन द 5th सेंचुरी BC, मतलब 5वीं शताब्दी में ग्रीक फिलासफर फैलियस एंड हिकैटियस ने जो है 5वीं शताब्दी BC ईसा पूर्व में ग्रीक फिलासफर फैलियस और हिकैटियस ने जो है व्याख्या की कि अर्थ वाज स्फीयर, अर्थ एक स्फीयर है जो चारों तरफ घूम रहा है। अर्थ एक स्फीयर है जो चारों तरफ घूम रहा है और यह एक मतलब मिस्ट्रिकल या रहस्यमय तरीके से घूमता है और पूरे ब्रह्मांड का जो है पूरे ब्रह्मांड को ये रेगुलेट करता है। मतलब ये कहा कि पृथ्वी जो है एक ऐसा ग्रह है जो पूरे ब्रह्मांड को निगमित करती है या रेगुलेट करती है।
तो अब हम इस थ्योरी के बाद में जानेंगे कि बायोग्राफी ऑफ निकोलस कॉपरनिकस, मतलब निकोलस कॉपरनिकस की जो है बायोग्राफी पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये अपने समय के एक महान खगोल शास्त्री थे। तो इन द अर्ली 15 मतलब 1500 ईस्वी में, सॉरी 1500 BC में, यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसको हम आपको बता देंगे। व्हेन एवरीवन बिलीव्ड अर्थ वाज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, जब लोग ये विश्वास कर रहे थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, तो एक पोलिश साइंटिस्ट निकोलस कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर सूर्य का चक्कर लगाती है। तो मतलब जब लोग ये भरोसा कर रहे थे, ये विश्वास कर रहे थे कि पृथ्वी बीच में है और जो है सभी सूर्य सहित सभी ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं, तो इस व्यक्ति ने, इस साइंटिस्ट ने बताया था कि नहीं, पृथ्वी नहीं, सूर्य बीच में है और सभी पृथ्वी सहित सभी ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र मीटियोराइट्स इसके चक्कर लगा रहे हैं। ऑल्दो दिस मॉडल वाज नॉट कम्प्लीटली करेक्ट, यद्यपि यह मॉडल जो है करेक्ट नहीं, 100% करेक्ट नहीं था, किंतु इसने आने वाले वैज्ञानिकों को, आने वाले खगोल शास्त्रियों को, खगोल विज्ञानियों को जो है ये एक इसने मजबूत बेसमेंट दिया, फाउंडेशन दिया एक। तो आप समझ गए, निकोलस कॉपरनिकस वाज बॉर्न ऑन फेब 1473, मतलब जो निकोलस कोपरनिकस थे उनका जन्म 19 फरवरी 1473 को तोरन पोलैंड में हुआ था। उनको फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, मतलब जो आपकी मॉडर्न या आधुनिक जिसे खगोल विज्ञान है उसका जो है जनक या पितामह कहा जाता है। ही मतलब वह पहले ऐसे यूरोपियन थे, वह पहले ऐसे यूरोपीय विद्वान साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी सहित सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और इन द 1543 यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स अर्ज्ड दैट अर्थ ले एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, मतलब 1543 में एक मीटिंग हुई और उसमें एस्ट्रोनॉमर्स ने ये कहा कि नहीं, पृथ्वी जो है केंद्र में है और इस केंद्र मतलब पृथ्वी जो है केंद्र में है। और इस बैठक में जो हिस्सा लिया था वो थे एंशिएंट फिलोसफर, मतलब प्राचीन आपके दर्शन शास्त्री और बाइबलिकल राइटर्स, मतलब जिन्होंने बाइबल को लिखा, वो लोग इसमें जो है उन्होंने इसमें भाग लिया था। तो ही डाइड, इन्हीं के समय में ये हुई थी। इनकी जो है इसी बैठक के बाद फिर इनकी जो है इनका मॉडल प्रकाशित हुआ और इसी प्रकाशन के बाद इनकी जो है 1543 में डेथ हो गई। और इनके मॉडल का जो है, इनके मॉडल का बाद में बहुत विरोध हुआ, लोगों में बहुत गुस्सा था, आक्रोश था और इस मॉडल में, क्योंकि इस मॉडल में कहा गया था कि पृथ्वी बीच में ना होकर सूर्य बीच में है, और इन्होंने जो सर्वमान्य प्राचीन अवधारणा था उसका जो है उसको ख़त्म कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। इसलिए इनकी मान्यता को उस समय उसकी निंदा की गई, उसको जो है इतनी अधिक उसको क्या कहेंगे, इतनी ज़्यादा मात्रा में ख्याति नहीं मिल सकी। लेकिन बाद में फिर जब लोगों ने देखा नहीं, इनका मॉडल बहुत सर्वोत्कृष्ट है, तो फिर इसको बाद में सबकी जो है सहमति मिली। अब हम आगे देखेंगे हब्बल्स लॉ। अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन हब्बल ने बताया था कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है, सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इस तथ्य को सिद्ध करने हेतु उन्होंने रेड शिफ्ट की अवधारणा दी। रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट दोनों की अवधारणा एक साथ दी। तो अब जानते हैं कि रेड शिफ्ट कॉन्सेप्ट और ब्लू शिफ्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों, रेड शिफ्ट कॉन्सेप्ट जो है आपका, इसमें ये माना जाता, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई प्रकाश तरंग है, प्रकाश की किरण है, उसमें वह स्पेक्ट्रम, उसमें स्पेक्ट्रम पाया जाता है और स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं, विबग्योर जिसको हम कहते हैं। तो पहला है बैंगनी और अंतिम है लाल। तो बैंगनी में जो है यहाँ पर बैंगनी की जगह बैंगन लिखा हुआ है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं है, बैंगनी है। तो
तो बैंगनी हो गया अब, और अंतिम हो गया लाल। बैंगनी की जो है वेवलेंथ सबसे कम होती है, जबकि लाल की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। तो वेवलेंथ का तात्पर्य है कि उसके प्रकाश का फैलाव कितना होता है। अगर वेवलेंथ कम होगी तो उसका प्रकाश बहुत अधिक फैलेगा, बहुत अधिक प्रकाश होगा, और जब वेवलेंथ अधिक होगी तो उसका प्रकाश नहीं फैलेगा, उसकी स्कैटरिंग या प्रकीर्णन उसका नहीं होगा। लेकिन तो बैंगनी रंग का जो है प्रकीर्णन सर्वाधिक हो जाता है और लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए लाल रंग दूर से ही दिखाई देता है। तो इसका क्या तात्पर्य है, जब कोई वस्तु हमें बहुत दूर जाती हुई दिखाई दे, ये हम कैसे पता लगाएंगे कोई वस्तु दूर जा रही है। तो दोस्तों उसके दूर जाने पर हमें यदि लाल रंग दिखाई दे रहा है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि वो वस्तु दूर जा रही है। यदि बैंगनी रंग दिखाई दे रहा है तो इसका तात्पर्य कि वो हमारे पास ही है, इसलिए बैंगनी रंग हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कोई वस्तु हमसे दूर जा रही है तो उसमें लाल रंग दिखेगा। तो इन्होंने बताया कि आकाश गंगाओं में हमें रेड शिफ्ट यानी लाल रंग दिखाई दे रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इसी को जो है हब्बल मॉडल कहते हैं। दोस्तों आप सभी जो है हमारे चैनल पर आपको इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लासेस मिल रही हैं। दोस्तों आप जो है अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आप भारतीय अर्थव्यवस्था और उसके साथ साथ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की तैयारी को मजबूत करने के लिए आप इकोनॉमी चाणक्य जितेंद्र सिंह को ज्वाइन करिए, और उसमें जो है आपकी तैयारी को एक मजबूत आधार मिलेगा। आप उन्हें फेसबुक और यूट्यूब और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।